हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 10। इससे पहले 9 सेट का डिस्कशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं, सेट नंबर 10। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व x के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 इंटू 10⁻23 -23 ग्राम है, तो वो कौन सा तत्व होगा। तो वो जो तत्व होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसको निकालने के लिए ये ऑक्सीजन होगा। और देखिए किस प्रकार से आएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक मोल, हमें क्या पता होता है कि एक मोल में जो होता है, एक मोल में क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। चूँकि 1 ग्राम में, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 ग्राम में परमाणु की मात्रा कितना है, तो 1 ग्राम में परमाणु की मात्रा है 2.65 इंटू 10⁻23 ग्राम। हमें कितना में निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 में। तो ये आ जाएगा कितना, 2.65 इंटू 10⁻23 गुने 6.022 इंटू 10⁻+23। तो +23 -23 ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। हमें क्या आंसर क्या आ जाएगा, तो 2.65 हमारे पास आ जाएगा क्या, 2.65 और गुने 6.022। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 15.69, जो कि लगभग बराबर है किसके, 16 के। और 16 जो होता है वो परमाणु भार होता है किसका, तो 16 जो परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है। तो इसीलिए हमें जो आंसर प्राप्त होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली, दो दिया हुआ है, एक साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली, दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा। तो दोस्तों पानी जो उठेगा वो किस में उठेगा, तो वो केवल केवल कांच कोशिका में उठेगा। किस में उठेगा, केवल कांच कोशिका में ही पानी उठेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व, जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे क्या दिया है, अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है 7.8 और एसआई मात्रक में उसका घनत्व पूछ रहा है कि उसका घनत्व कितना होगा। और जल का घनत्व दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर, जो कि होता है जल का घनत्व। तो चलिए किसी भी चीज़ का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका डेंसिटी डेंसिटी अपॉन जल में उसका क्या घनत्व है वो होगा। तो डेंसिटी और जल का घनत्व, तो जल का घनत्व होता है जल का घनत्व। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी क्या दिया हुआ है 7.8 दिया हुआ है, डेंसिटी पूछा जा रहा है, जल का घनत्व हमें पता है 1000। तो हमें क्या तो यहाँ से जो घनत्व निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू जो आ जाएगा 7.8 इंटू 1000, आंसर क्या आ जाएगा 7800। ठीक है, 7800 आ जाएगा आंसर, दूसरा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है अभी तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ये स्वयं अपना प्रजनन करता है, क्या करता है, स्वयं प्रजनन करता है, स्वयं प्रजनन करता है, स्वयं प्रजनन करता है और न्यूनतम कोशिका के अवधारणा पे आधारित है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो न्यूनतम कोशिका के अवधारणा पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो किया जाता है दोस्तों, सड़े गले पदार्थों को खाद के रूप में बदलने की प्रक्रिया को
वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है किसके थ्रू? तो ये किया जाता है कृमि के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है? कृमि के थ्रू किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो क्या करता है? तो वो मृदा की या मिट्टी की मृदा की उर्वरक उर्वरकता को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो परवलयीय दर्पणों का जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ में किया जाता है? तो परवलयीय दर्पणों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कार की हेडलाइट में। किस में किया जाता है? कार के हेडलाइट में परवलयीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय दर्पण क्या करता है? तो परवलयीय दर्पण जो है वो क्या करता है? दूरस्थ स्रोत से ऊर्जा के एकत्र कर फोकल बिंदु पे लाता है। ठीक है, कोई भी दूरस्थ क्षेत्र से जो भी स्रोत से जो भी ऊर्जा आएगा उसको एकत्र करके एक फोकल बिंदु पे लाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो सबसे लंबा होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? आपात और खतरा सिग्नल में किया जाता है, जिसके कारण वो दूर से ही दिख जाता है। लाल रंग का वही बैगनी रंग का पूछे तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम हो जाएगा किसका? तो बैगनी तरंगदैर्घ्य बैगनी का, और सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ट्रैफिक लाइट में और आपातकाल में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परमाणु के बोर मॉडल को शुद्धतः प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? तो बोर मॉडल को कौन प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए देखते हैं। पहला जो दिया हुआ है, देखिए पहला जो दिया हुआ है इसके पहले सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में कितना है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोर मॉडल को फॉलो करते हैं। बोर मॉडल ये कहता है कि पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 2 होगी, दूसरे सेल में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का पहले सेल में हो जाएगा 2, दूसरे सेल में हो जाएगा 8। तो 2 और 8, तो ये इसमें देखिए 8 8 8 होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए, कम कुछ भी होगा। तो देखिए 8 से कम है कि नहीं? ये 5। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों किसका हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा परमाणु संख्या किसका हो जाएगा? परमाणु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन है किसका? तो 7 जो होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन का। तो ये जो दिया हुआ है वो नाइट्रोजन का है, तो ये सही हो जाएगा। वहीं इसमें देखिए इसमें क्या है? पहले सेल में 2 है, दूसरे सेल में कितना है? दूसरे सेल में इसमें है 6। तो 6 ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। इसमें ये भी सही है, पहले में 2 है और दूसरे में क्या है? 6 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन सेल में यहाँ पे देखिए 4 है जो कि नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और वहीं इसमें देखिए इसमें 2 है पहले इलेक्ट्रॉन में, ये तो सही है, लेकिन दूसरे इसमें देखिए कितना है? 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा दूसरा चौथा। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर ये दूसरा और ये चौथा है तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो विद्युत इन्सुलेशन में जो प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनो सिलिकेट का, वो किसका किया जाता है? तो अब्रक का किया जाता है। अब्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज जो है इसका उपयोग विद्युत इंसुलेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो वितरण न्याय का जो सिद्धांत दिया गया था वो अरस्तू के द्वारा गया था। अरस्तू का एक बुक है निकोमैचियन एथिक्स, इसका एक बुक है जिसमें वितरण के न्याय का सिद्धांत को दिया गया है। तो कौन सा बुक है दोस्तों अरस्तू का? तो वो हो जाएगा निकोमैचियन एथिक्स। तो ये बुक का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो
मानव अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है, कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 में जो है दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 21 में। और 21 के क में जो है दोस्तों वो है शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो 21 का क पूछे तो ये हो जाएगा शिक्षा से संबंधित, और 21 पूछे तो वो हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और ये जो अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थिति का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में जो है 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख है। कितने तरह का? 3 तरह का। इसमें 3 आर्टिकल है जिसको आप लोग को याद रखना है। 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद हो गया 356 जो कि एक संवैधानिक आपातकाल है। अगर किसी राज्यों में आपातकाल लगाना होता है, राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, तो वो 356 के तहत लगाया जाता है। और वहीं पे 360 जो होता है ये क्या है? ये है वित्तीय आपातकाल। ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। जब भी वित्तीय संकट आता है तो 307 आर्टिकल लगाया जाता है। आपातकाल 356, इसको दोस्तों संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। आपातकाल जो है दोस्तों ये लिया गया है जर्मनी के सिद्धांत से। जब भी आपातकाल की बात आए तो आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए, और हिटलर जो था वो कहाँ का था? तो जर्मनी का था, जर्मनी का था। तो इसलिए जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे संविधान सभा का बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? उसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरे बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले जो एक बार अस्थायी सदस्य के रूप में रहे थे, वो पहले बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946, इसमें प्रथम बैठक हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से, ये भी पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों दिल्ली में, दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो मैथिली जो है वो संविधान के 22 जो संविधान की टोटल भाषा है संविधान में, उसमें से एक है। और ये जो है ये बिहार में बोला जाता है। ठीक है, नेपाल में बोला जाता है और उत्तरी बिहार में, दरभंगा मधुबनी वाला जो क्षेत्र है उसमें मैथिली बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है, तो किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 376 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पत्त किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो लिया गया है दोस्तों वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरिश या आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। ये संविधान के भाग 4 में है, और इसमें जो आर्टिकल है वो 36 से लेके 51 तक जो भी आर्टिकल है वो किस में आता है? वो नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो नौकरी में समान अधिकार का जो अवसर है वो किस अनुच्छेद से प्रतिस्थापित है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 16। ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, और ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कहीं कहीं ये भी दिया जाता है लोक नियोजन में अधिकार, तो लोक नियोजन में अधिकार वही है आर्टिकल 16 में, इसी को बोलते हैं सरकारी नौकरी में
अवसर या लोक नियोजन, ठीक है, इस तरीके से भी दिया रहता है। तो आर्टिकल 16 में है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो कानून के समक्ष जो समक्ष समानता का सिद्धांत है वो किस आर्टिकल में है? तो हो जाएगा आर्टिकल 14 में। और ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन से? तो वो किया गया था 46वें संविधान संशोधन, जो कि जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और इसको आर्टिकल जो शामिल किया गया था 21 के में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 356वां अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो वो जो हो जाएगा दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपात लगाना, आपातकाल से संबंधित है। राज्य में आपात से, किसको? इस राज्य में जो आपातकाल लगेगा वो 356वें अनुच्छेद से लगेगा। तो राज्य में आपातकाल तो अभी बताए थे 352, 356 और 360, जो कि 3 आपातकाल संविधान में वर्णित है, ठीक है। 352 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वहीं 356 जो है वो राज्यों में आपातकाल जो है भारतीय संविधान 356 में है, जिसको संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। वहीं वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। और आपातकाल की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा जो हटाया जा सकता है ऑफिस से, वो किसको हटाया जा सकता है? तो वो हटाया जाएगा आपको राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से दोनों सदन में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कितने बहुमत से? तो 2/3 बहुमत से। और किस आर्टिकल के तहत पूछे? तो ये आर्टिकल 61 के तहत 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण का उपलब्ध कराने केंद्र सरकार को किस संविधान कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 16 के तहत। अभी अभी जो जनरल वर्ग में EWS लगाया गया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर सेक्शन, वो भी लगाया गया किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो अनुच्छेद में 15 में क्या है? राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। किसके आधार पे? तो हो जाएगा भाषा के अधिकार पे, ठीक है। भाषा के अधिकार पे हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसको बोला गया है समता का अधिकार। और ये खंड 1 और इसके खंड 1+2 में धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को गारंटी देती है कानून के सामने समानता और कानून की समक्ष सुरक्षा की। किसकी? तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्थित है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? छुआछूत है। वहीं 18 में है उपाधियों की उन्मूलन। तो 17 में क्या है? छुआछूत या अस्पृश्यता है। और वहीं 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों की उन्मूलन। और ये जो आता है किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सामाजिक समता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक समता का अधिकार के अंतर्गत। ये सब हमारा मौलिक अधिकार है और ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन मैथ से है। तो मैथ का क्वेश्चन का हम आंसर लगवा देते हैं। इसका मैथ का अलग से वीडियो डाला जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा 600 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हरिसेन दरबारी कवि था। तो हरिसेन जो है वो किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। और प्रयाग परिसस्ती जिसका रचना किया है हरिसेन के द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे कि प्रयाग परिसस्ती का रचना किसके द्वारा किया गया है? तो हरिसेन के द्वारा किया गया है, जो कि कहाँ पे है? प्रशस्ति ये है इलाहाबाद में, और इसको इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी बोला जाता है। इसमें इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के विजय का इसमें वर्णन किया गया है। इस पे दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो है, इस पे अशोक का अभिलेख भी है, इस पे अशोक का भी लेख है और समुद्रगुप्त का लेख है। इसका रचना जो किया है वो हरिसेन के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये चंपू शैली में है। तो इसका जो रचना किया गया है किस शैली में? प्रयाग प्रशस्ति का रचना जो है वो चंपू शैली में किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो दार्शनिक ग्रंथ जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो वो उपनिषद को क्या माना जाता है? दार्शनिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। वहीं महाभारत का एक और नाम है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जिसको क्या बोलते हैं? जय संहिता। महाभारत को क्या बोलते हैं? जय संहिता भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख जो है वो कहाँ पे प्राप्त नहीं हुए पूछ रहा है। तो लोथल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, रोपर से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन नागा अर्जुन कोंड से प्राप्त नहीं हुए हैं। लोथल जो है वो कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में है। वही बात करें कालीबंगा का, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और रोपर जो है वो पंजाब में। ये सभी जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, पंजाब में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:7। अगला क्वेश्चन है 5:7। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो मुगल काल में जो सबसे ज़्यादा मनसबदार था वो औरंगजेब के शासनकाल में था। सबसे ज़्यादा हिंदू सेना भी पूछे किसके शासनकाल में था, सैनिक में था, तो वो भी हो जाएगा औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में ही था सबसे ज़्यादा हिंदू सेना, हिंदू सेना सबसे ज़्यादा। वहीं बात करें सबसे ज़्यादा मनसबदार भी था औरंगजेब के समय में। और स्टार्ट जो किया गया था मनसबदारी प्रथा वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो बल्लाल सेन का जो अभिलेख जो पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो सनोखर अभिलेख, सनोखर अभिलेख ये सेनों के प्रसार का साक्षी है। सेन वंश का शासक मिथिला क्षेत्र पर राज करता था। तो दरभंगा और मधुबनी का जो क्षेत्र है उस पे राज करता था कौन? सेन वंश का शासक। कहाँ राज करता था? मिथिला क्षेत्र में करता था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का इसमें से किसने नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा, पैथिक लॉरेंस के द्वारा। और ये तीनों जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो पूछेगा कौन कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित है? तो स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2838। मैथ का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसको अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग का वो रहा तो जल्द ही मैथ का एक सेपरेट वीडियो हर चैप्टर का डाला जाएगा, तो आप लोग वहाँ से मैथ भी अच्छा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। और ये किस पार्टी से है ये भी पूछा जाता है कई बार, तो लेबर पार्टी से। तो लेबर पार्टी से संबंधित थे कौन? क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो संकल्प जो कि 1942 में कांग्रेस द्वारा डैश पर हुए अधिवेशन में पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो का जो संकल्प जो कि कब हुआ था? 1942 में। ये कांग्रेस के द्वारा बम्बई के अधिवेशन में पारित किया गया था। और ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 9 अगस्त को पारित हुआ था 1942 ईस्वी में, और बम्बई अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे। तो राज हड़प नीति का जो प्रयोग किया था वो सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो वो किया था डलहौजी के द्वारा। और लास्ट बार इन्होंने अवध को 1856 ईस्वी में करता है हड़प के तहत, जिसके और ये जो अवध को जब हड़प नीति के आधार पर अपने शासन में मिलाता है, तो इसके कारण ही जो 1857 की क्रांति होती है और भड़क जाती है, और ये तत्कालीन कारण भी माना जाता है 1857 ईस्वी के क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? तो वो रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। और कब से कब तक रहे थे? तो 1940 से लेकर 45 ईस्वी तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उस समय भी कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा? तो फ्रांसीसी बुक्कान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, ये भी सही है, ये भी है। वही बात करें, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है? डिस्ट्रिक्ट गेजिटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही है। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है क्योंकि? तो मैदानों की अपेक्षा रात जो है रेगिस्तान में ज़्यादा ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है। तो बालू जो है उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा क्या करती है? अति शीघ्र विकिरण कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? रेगिस्तान में रात जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सड़क इतना चौड़ी है, इतने मीटर परिधि और वृत्ताकार पार घेरे हुए हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सड़क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 26/18। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे बाहरी स्तर है वो हो जाएगा आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर यहाँ पे क्या है? आइनोस्फीयर में क्या होता है? गैसों का आयनित होता है, जिससे रेडियो तरंग को, ये आइनोस्फीयर ही है जो रेडियो तरंग को वापस भेजता है, वहीं से परावर्तन होता है किसको? रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन रात कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात होता है वो कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है, ये हो जाएगा विषुवत रेखा। और यहाँ पे सूर्य जो होता है डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है विषुवत रेखा पे। और दिन और रात क्या होता है? 12-12 घंटा का, हो दोनों बराबर होता है। जैसे जैसे उधर जाएंगे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, और इसलिए ये यहाँ ध्रुवों पे क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। ठीक है। सिंगसबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? तो सिंगसबी द्वीप जो है वो किस खाड़ी में अवस्थित है? तो सिंगसबी द्वीप जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। ये यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर है। कहाँ पे? यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पे है, तो इसको भी याद रखेंगे, दक्षिणी पूर्वी तट पे है। हरिकेन और टर्नेडो इस पर चलाते हैं। ठीक है, चक्रवात है हरिकेन और टर्नेडो, तो इस पे हम मैक्सिको की खाड़ी में 2 चक्रवात आता है, इसको याद रखेंगे, तो हरिकेन और टेरिडेडो। टॉर्नेडो ये क्या है? चक्रवात है। ये दोनों चक्रवात कहाँ पे आता है? तो ये दोनों चक्रवात जो आता है मैक्सिको की खाड़ी में आता है, तो इसको भी याद रखेंगे, हरिकेन और नेडा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो दियरा भूमि जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? दियरा भूमि कहा जाता है। जब भी बाढ़ आता है, गंगा में जो बाढ़ आता है, तो आप लोग देखेंगे उस साइड वाला जो क्षेत्र है गंगा के उस अपोजिट साइड वाला, मतलब पटना के अपोजिट साइड वाला, वो दियरा भूमि के रूप में
क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रूबी अबरक पाया जाता है? तो रूबी अबरक जो पाया जाता है वो बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो रूबी अबरक पाया जाता है नवादा जिला में। साथ ही ये जमुई और बांका जिला में भी पाया जाता है। तो रूबी अबरक कहाँ पे पाया जाता है? नवादा में, और जमुई और बांका में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी में है और एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में जाना जाता है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसको भी याद रखेंगे। कांडला जो है वो गुजरात में पड़ता है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, गुजरात में है ये बंदरगाह और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय राज्य जिसको मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है वो राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल। केरल जो है सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन करता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, लेह किस नदी पे स्थित है? तो लेह जो है वो किस नदी के पर स्थित है? तो लेह जो है सिंधु से नदी पे स्थित है। सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे परियोजना जो है वो रोहा और मैंगलोर को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? रोहा और मैंगलोर को। रोहा जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो वो पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पे मैंगलोर जो है वो गोवा में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है मैंगलोर, कर्नाटका में, सॉरी। और ये कोंकण रेलवे परियोजना जो है वो किस किस राज्यों में है? तो वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये 4 राज्यों में कोंकण रेल परियोजना प्रभावित करती है। कोंकण रेल परियोजना पे पहला ट्रेन जो चला था वो कब चला था? तो वो चला था, इसको भी याद रखेंगे, 26 जनवरी 1981 में कोंकण रेल परियोजना के तहत पहला रेल चला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है बेंगलोर। बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन सी है? तो हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक नदी भी जाना बोला जाता है। बिहार का शोक नदी कौन सा है? तो कोसी नदी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है और सबसे ज़्यादा बाढ़ भी लाती है। और कोसी नदी जो है हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी है। हिमानी मतलब बर्फ से। और ये खगड़िया के निकट गंगा में मिलती है। ये गंगा में मिल जाती है कहाँ पे? तो बिहार के खगड़िया, खगड़िया जो शहर है उसके आसपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो यही नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी बोलते हैं। ठीक है, और गंगा की उत्तरी सहायक में सबसे बड़ी नदी है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी सही है। वहीं बात करें जोन्हा जलप्रपात जो कि राहू नदी पे है, ये भी सही है। दसोंग ये भी कांची नदी पे, ये भी सही है। लेकिन लोध जो है वो बराकर नदी पे नहीं है। लोध जो है वो किस नदी पे है? तो यह हो जाएगा बुरहान नदी पे। बुरहान नदी पे कौन सा है? लोध जलप्रपात। तो इसको याद रखेंगे, बराकर नदी पे ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो जैनवाद के 3 रत्न में कौन शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं हो जाएगा। सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण भी है, सम्यक श्रद्धा भी है, लेकिन सम्यक मुक्ति जो है वो जैन ग्रंथ में शामिल नहीं है। कभी कभी ये सटीक ज्ञान, सटीक आचरण और सटीक श्रद्धा के रूप में भी इस तरीके से भी बीपीएससी के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। तो ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। सटीक रहे या सम्यक रहे, एक ही चीज़ मानना है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना, ह्वेनसांग का बिहार यात्रा, कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत और फिरोज शाह का बिहार अभियान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
सही क्रम पूछ रहा है तो सबसे पहले गुप्त राजवंश की स्थापना हुई थी, उसके बाद ह्वेनसांग बिहार यात्रा, ये जो हुआ था वो हर्षवर्धन के काल में हुआ था, और कर्नाट वंश के प्रभुत्व का अंत, ये कर्नाट वंश जो कि मिथिला क्षेत्र में राज करते थे, और फिरोज शाह का बिहार का अभियान, ये सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 8। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो सती प्रथा का जो अवैध घोषित किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और पूछे कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। और पूछे अगर किस धारा के तहत किया गया था? तो धारा 17 के तहत किया गया था। ये भी याद रखना वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धारा के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो धारा 17 के तहत सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था इसको, सती प्रथा के खत्म करने का जो कानून आया था उसको। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला नंबर। मैथ का PDF सॉल्यूशन हम लोग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2। सुगौली की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की जो संधि हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, सुगौली जो है वो शहर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो सुगौली जो है वो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो यहीं पे सुगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 12,000। अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 घंटे। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो सदाबहार वन का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर सेट पूरे तरीके से होगा? तो यहाँ पे देखिए Z है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा V आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ 2 माइनस कीजिए, फिर यहाँ 2 माइनस कीजिए, यहाँ 2 माइनस करेंगे R में तो क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा P आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 माइनस कीजिए, इसी तरीके से यहाँ जो 2 माइनस करेंगे फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा B। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। रीजनिंग और जीके हम यहाँ पे फुल सोल्यूशन कर रहे हैं और मैथ का वीडियो अलग से डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्का झीपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो शुष्का झीपाक जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो हो जाता है दोस्तों विटामिन A की कमी के कारण होता है। ठीक है, के की कमी के कारण क्या होता है? तो रक्त का स्रावी रोग होता है, थक्का नहीं जमता है विटामिन के कारण। वहीं सी के कारण क्या होता है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो ये भी पूछा जाता है। डी के कारण जो होता है रिकेट्स हो जाता है, तो रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और वो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए शुरू किया, उत्तर दिशा में गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा और फिर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं मिलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब वो कौन से दिशा में चल रहा है? तो अब कौन से दिशा में चल रहा है? तो ये किस दिशा में चल रहा है? तो ये जो चल रहा है वो उत्तर दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला, यहाँ से क्या मुड़ गया? दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो इधर की तरफ चला और फिर वो 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है
और 2 किलोमीटर चलता है। अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ऊपर की ओर चल रहा है, तो मतलब उत्तर की दिशा में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ABCDE अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति के अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह A से ले लिया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर। ठीक है, इसको सजाइएगा, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, A B की पुत्री है। A क्या है, A क्या है, पुत्री है किसकी, तो B की। B जो है C की माँ है। B जो है माँ है किसकी, तो C की। C की माँ है। D जो है C का भाई है, तो D क्या हो जाएगा, C का भाई है। तो ये बताइए D और A का क्या संबंध है, A से। तो A से पूछ रहा है D का संबंध, तो A जो है D को क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैविक शब्दावली में डैश जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिससे एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इसको जो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सहभोजिता। इसमें क्या होता है, एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सहभोजिता बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा गया है, तो वहीं कूट भाषा में विंड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए, गोल्ड को क्या रखा गया है, IQNF। तो जी को यहाँ पे G और I मतलब +2 हो रहा है। O से Q पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 हो रहा है। L से N पे जाएंगे +2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे, तो W को जो +2 करेंगे तो W के बाद क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। 2 बढ़ाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से I का 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, JK। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। तो निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है, निषेचन के बिना फल के विकास, उसको क्या कहा जाता है। तो निषेचन के विकास के बिना फल के विकास को बोला जाता है पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है, ये उत्परिवर्तन के द्वारा घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है वो शरीर के किस भाग में होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जेलीफिश जो है वो किस संघ का है, तो वो उसका संघ है निडेरिया संघ का है। ठीक है, इसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। इसे समुद्री जीव आते हैं। इसमें जो कौन आते हैं, इस संघ में जो आते हैं वो समुद्री जीव आते हैं, समुद्री जीव आते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों से संबंध अक्षर समूह को चुनिए। तो टेल को क्या लिखा गया है, लेट के रूप में लिखा गया है। ये क्या किया गया है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 अगर मारें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2, दूसरा नंबर अक्षर है। टी जो है यहाँ पे क्या है, 1 नंबर पे है, और ये क्या है, ई जो है 4 नंबर पे। तो इसी तरीके से आप इसको भी देखिए, तो 1 2 3 4 अगर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 2 1 4। इसका 1 2 3 4 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, FACE, फेस हो जाएगा नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश क्लोरोप्लास्ट से गुजरता है। तो प्रकाश किससे गुजरता है, तो क्लोरोप्लास्ट से गुजरता है। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनना है। तो विषम युग्म कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो विषम हो जाएगा कौन हो जाएगा, 74 और 40। क्यों, क्योंकि इसमें अंतर देखेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो इस दोनों के बीच का अंतर है 25। इसमें भी 25 का अंतर है, इसमें 34 का अंतर है, और इसमें भी कितना का अंतर है, 25 का अंतर है। तो कौन सा जो हो जाएगा विषम हो जाएगा, तो ये वाला 34 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कौन सा, तो हो जाएगा अरेक्टर पीली। अरेक्टर पीली जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके मांसपेशी जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बाल के कूप से जुड़े होते हैं और डर्मिस को जोड़ता है। ये बाल के कूप को डर्मिस से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ऑफ वियना जो कि 1815 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो कांग्रेस ऑफ वियना का जो आयोजन किया गया था वो मेटरनिख के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया था? मेटरनिक के द्वारा। और ये जो था वो राजदूतों का सम्मेलन है। ये नेपोलियन पर जीत की करने वाला जो यूरोपीय संघ था, उसके शक्ति था, उसके द्वारा किया गया था, मेटरनिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो इसके जो जनक है वो कौन है? बेंथम है। जिसको ये बेंथम जो है वो कौन है? जॉन जेरेमी बेंथम, इसका पूरा नाम है जेरेमी बेंथम। और ये जो है ब्रिटिश दार्शनिक है। कौन है? तो ब्रिटिश दार्शनिक है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पे जो दिन और रात बराबर होते हैं वो कब होता है? तो वो होता है विषुवत के दिन। विषुवत के दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत के दिन। और मार्च और सितंबर में हर साल 2 विषुवत होता है जिसमें दिन और रात बराबर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको बोलते हैं, या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो WWW जो वेब है उसके आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी साई प्रीनीथ निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बी साई प्रीनीथ जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक विन्यासित प्लेटों की बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है आरा पहेली की तरह एक 7 विन्यासित प्लेटों से बनी है। ठीक है। और ये ठोस के अवधारणा पे आधारित है। स्थल मंडल किस अवधारणा पे आधारित है? तो ठोस के अवधारणा पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वनजीव मौजूद है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा भूमंडल। भूमंडल ही जो है स्थल मंडल का वो भाग है जहाँ पे जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति और वनजीव मौजूद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखा गया है? तो रेखा द अनटोल्ड स्टोरी जो लिखा गया है वो यासिर उस्मान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? यासिर उस्मान के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो चीन का विशाल दीवार चीन में है, सही है। भूटान में ताक है, ये भी सही है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है, ये भी सही है। लेकिन श्रीलंका में पद्म स्वामी मंदिर नहीं है। ठीक है। पद्म स्वामी मंदिर जो है वो श्रीलंका में नहीं है। तो ये जो है मेल नहीं खाता है। पद्म स्वामी मंदिर जो है वो तिरुवनंतपुरम के केरल में है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? पद्म स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य गांव को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पद्मश्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों में जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल को क्या कहा जाता है? तो कच्चा माल और श्रम के मूल को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वास्तविक लागत। किसी भी चीज़ फैक्ट्री में जो कच्चा माल होता है और श्रम मजदूर पे जो मूल पैसा लगता है वो क्या होता है? उसका वास्तविक लागत होता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा बाजार जिसमें
तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो भी इंडस्ट्री से तैयार माल है और सेवा खरीदी जो बेची जाती है वो उस बाजार को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बाजार। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बाजार। इस तरीके से आज के सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।